तो बच्चों आज हम इस क्लास में साइंस क्लास 8 चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर के पूरे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें अपना कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे पास है टर्म फोर्स, हिंदी में इसे बल कहते हैं। फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? बताइए आप लोग, पहले से थोड़ा पढ़ रखा आपने। व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल है, लगभग यही कहना चाह रहे हो ना। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या हम पुल करते हैं तो वी अप्लाई ए फोर्स। हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। अलग अलग एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे भी आपके साथ। तो उसमें ऑब्जेक्ट में पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो पुश है या पुल है? पुश है, एक तरह का पुश है। हिट भी एक तरह का पुश है ना। गेट को आप बाहर की तरफ खोलते हैं तो क्या है? पुल। खींचना पुल होता है, धक्का देना पुश होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करना या पुल करना, एक तरह से उस पर फोर्स लगाना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। मूविंग ए बुक प्लेस ऑन टेबल, टेबल पे एक बुक रखी है, उसको आप मूव करवाते हैं तो या तो आप उसे खींचेंगे या उसे आप धक्का देंगे, तो मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, दरवाजे को खोलना है या बंद करना है। मान लो अंदर की तरफ खुलता है तो आप उसे पुश करेंगे, और बंद करना होगा तो उसे आप पुल करेंगे। पुल करके लाएंगे और उसे कुंडी लगा देंगे, हैंडल से कर देंगे लोग, जैसे अभी हमारी बिटिया रानी ने किया था हाफ। तो उसमें जब आप गेट बंद करते हो तो क्या करते हो? पुल या पुश? पुल करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, है ना। अभी इस क्लासरूम के गेट को आप बंद करोगे तो क्या करोगे? पुल करोगे, ठीक ना। पुल या पुश। बाहर से अगर खोलोगे तो आप क्या करोगे? पुश ना पुल, तब भी पुल ही रहेगा, क्योंकि आप बाहर की तरफ खुल रहे हैं ना, तो आप उसे पुल करोगे। अंदर की तरफ आते हो तो अंदर की तरफ उसे बंद करने के लिए पुल करते हो ना। हाँ, अंदर से जब बाहर निकलोगे तो आप पुश करोगे गेट को खोलने के लिए, क्योंकि गेट तो बाहर ही खुलना है। तो आप अगर अंदर से बाहर निकलना है तो आपको पुश करना पड़ेगा, बंद करना है तो पुल करना पड़ेगा। अंदर आके बंद करना है तो, बाहर से बंद करना है तो पुश करना पड़ेगा। तो ये जो पुल और ये पुश, दिस इज काइंड ऑफ फोर्स। एक तरह का फोर्स लगाने का मेथड है पुल या पुश के जरिए। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं से पानी निकालोगे तो क्या करोगे? पुल या पुश? पुल, है ना। कुएं से पानी निकालने में हम पुल करते हैं, रस्सी को खींचते हैं और उसके साथ बकेट ऊपर आता है पानी लेकर। फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, पेनल्टी किक जब कोई फुटबॉल प्लेयर लेगा तो क्या होगा? पुल या पुश? पुश। हिट करेगा एक तरह से वो बॉल को, और हिट भी एक तरह का पुश है, ठीक है। चोट मारना, हिट करना भी एक तरह का पुश है बच्चों। क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया, ये भी पुश है। तो इतने सारे एग्जांपल डिस्कस। मूविंग ए लोडेड कार्ट, लोडेड कार्ट यानी कोई गाड़ी है जो लोडेड है, आप उसे मूव करवा रहे हैं, या तो आप उसे खींच के ले जाएंगे या धक्का मार के ले जाएंगे, तो दोनों ही केस में पुश या पुल लगेगा। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं फोर्स अप्लाई करने के एग्जाम्पल है, जहां पे हम फोर्स अप्लाई करके कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सभी एग्जाम्पल पुश या पुल के एग्जाम्पल भी हैं, साथ में जहां पे फोर्स लग रहा है उस चीज के भी एग्जाम्पल है। अब अगला टॉपिक है अपना बच्चों, सेकंड टॉपिक है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ये फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडी इंटरेक्ट होती है। अब कुछ बच्चे का इंटरेक्ट का मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट में आना, लेकिन ऐसा नहीं है, बिना कांटेक्ट से भी फोर्स लगता है। दो तरह का फोर्स पढ़ने वाले हैं ना अब आगे जाके, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है जैसे हम उसको टच करते हैं, उसे खींचते हैं, पुल करते हैं,
वो उसे हिंदी में अनोन्य क्रिया कहते हैं। हिंदी में अगर हेडिंग आप पढ़ोगे अपनी बुक में तो उसमें अनोन्य क्रिया लिखा होगा। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, बल जो है अनोन्य क्रिया के कारण होता है, इंटरेक्शन के कारण होता है। अब जरा यहाँ पे कुछ फिगर देखते हैं। इंटरेक्शन क्या है? एन इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद वन अनदर रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यानी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट होने में उसे हो सकता है वो टच करता हो सकता है वो उसको पुश कर रहा हो सकता है वो उसे पुल कर रहा हो, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट होता है तो फोर्स लगता है। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ये देखो, अभी ये आदमी कार के पीछे खड़ा है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, कार अपनी जगह पर है, ये पीछे खड़ा है, तो क्या अभी फोर्स लग रहा है क्या कार पे इसके जरिए? अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन अगला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये भाई साहब इंटरेक्ट कर रहे हैं अब, यानी उसको आप धक्का दे रहे हैं। तो इंटरेक्शन का मतलब यही होता है कि आप उसके किसी न किसी तरह से टच में आ रहे हैं, किसी न किसी वे में, तो इंटरेक्शन हो रहा है, ये धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और अब ये कार जो है वो मूव कर जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया इंटरेक्शन का पहला। दूसरा एग्जाम्पल, ये दोनों बच्चे जो खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे पुश, हु इज पुशिंग, ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इंटरेक्शन होने पर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। इंटरेक्शन होने पर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर या दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। 9th क्लास में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें ये पढ़ेंगे बच्चों कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है तो उतना ही फोर्स आप पर लगता है, इसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। 9th क्लास का चैप्टर 9 है एनसीईआरटी में। तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी नॉर्मल वे में बस फोर्स को हल्का सा समझने का प्रयास है क्लास 8th में, और 9th में इसी फोर्स को दोबारा से पढ़ेंगे आप। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहां पर ये जो दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, ये भी एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? फोर्स क्या है? इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। मैं चार्जेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाता है ना। आप स्केल को बालों में रगड़कर, ड्राई बालों में, फिर आप स्ट्रॉ को उठाने की कोशिश करेंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो इंटरेक्शन है, चार्जेस का इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि बॉडी बॉडी के बीच में भी हो सकता है इंटरेक्शन, जैसे कि हम लोग क्लास 8th में डिस्कस कर रहे हैं, और चार्ज चार्ज के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है। दो मैग्नेट के बीच में इंटरेक्शन होता है। नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल के पास आएगा तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी रिपल्सन होगा। अगर नॉर्थ पोल के पास में साउथ पोल आएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अपोजिट पोल जो लगते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट के, और जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपल्सन होता है। तो ये भी इंटरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जांपल। ये देखो, एक पुल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं यानी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हम ये जो देख रहे हैं पिक्चर, यहां पर हमें इंटरेक्शन के एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, या एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट के साथ। कार वाला एग्जांपल में दो पर्सन थोड़ा थे, एक कार था एक पर्सन था, तो वहां पे इंटरेक्शन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट और एक पर्सन के बीच में। बाकी एग्जांपल ये जो है, ये यहाँ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को या तो आप पुश कर रहे हैं या वो पुल कर रहे हैं। अब ये गौ माता नाराज हो गई है, कह रही मैं नहीं जा रही तेरे घर, तो टाइम पे भोजन तो देता नहीं है। तो ये गौ माता अपने आप उधर खींच रही है, पुल कर रही है, और ये भाई साहब गौ माता को पुल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां भी इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों, मतलब एक पर्सन है एक एनिमल है, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दे आर अप्लाइंग फोर्स। तो आप यहां देख रहे हो यार, इंटरेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट या पर्सन के बीच में फोर्स लगता है, बल लगता है। अब जैसे मान लो ये नहीं होते, गाय अपनी जगह खड़े होती, ये अपनी जगह खड़े होते, क्या ये एक दूसरे फोर्स लगा रहे होते? क्या नहीं लगा रहे होते। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं हाफ ट्रूथ बोल रहा हूं, हाफ लाई है, झूठ है। क्योंकि 9th क्लास में एक चैप्टर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ये कहता है
every object in the universe attract every object of the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो जब मैंने आपसे बोला कि जब एक दूसरे के दूर खड़े होंगे तो ये एक दूसरे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, क्लास 8 के हिसाब से शायद ये सही है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसलिए मेरी जुबान लड़खड़ा गई, मैं शांत हो गया कि मैं बोल क्या रहा हूं। क्लास 8 के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से तो लग रहा है कि ठीक है, फिर लेकिन अगली साल ही आप मुझसे सवाल करोगे, अरे सर आपने लास्ट क्लास में कहा था कि दोनों खड़े हैं तो एक दूसरे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया। थोड़ा आगे जाके लेवल में क्या होता है, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो ये कहता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड की हर चीज दूसरी चीज पे एक फोर्स लगाता है। क्लास 9 का चैप्टर 10 है। तो अब अगर ये दोनों खड़े भी है ना तब भी एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, हाँ, लेकिन उनका असर नहीं दिखता। ये अलग बात है कि वो फोर्स इतना छोटा होता है, इतना छोटा फोर्स होता है कि वो गाय आदमी को नहीं खींचता अपने आप, आदमी गाय को नहीं खींचता। क्यों? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो होता है। फ्रिक्शन फोर्स भी तो जानते हो ना आप लोग, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को खींचते नहीं है। जैसे ये दोनों है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, एक ये रिमोट है और ये आपका पेन है ना। ये दोनों भी एक दूसरे को मैंने यहाँ पास में रख दिया, ये दोनों भी एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप कहोगे सर ये तो खींच नहीं रहे एक दूसरे के पास, चिपक तो रह नहीं है ना, नहीं चिपक रहे ना, क्योंकि इनके ऊपर एक तो अर्थ, ये जो मेरा हाथ का फ्रिक्शन है वो भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन को भी तो तोड़ना पड़ेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, जो सरफेस के टच में है, तो ये जो मेरी जो हाथों का जो अनइवन सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे टच में है, तो अपने आप नहीं गिरेंगे। अभी जैसे मैंने किया, अभी नहीं गिरा, किस कारण नहीं गिरा? फ्रिक्शन के कारण नहीं गिरा। अगर एक पत्थर पे रख के मैं अगर ऐसे रिमोट रखूंगा तुरंत गिर जाएगा, फिसल जाएगा, क्योंकि पत्थर स्मूथ है और उसमें फ्रिक्शन कम है। तो आप मोटे मोटे तौर पे ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस ये समझो कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, लेकिन वो फोर्स की वजह से अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि और भी बहुत सारे फोर्स उस पर लग रहे होते हैं। और बहुत सारे फोर्स कौन से लग रहे होते हैं? जैसे फ्रिक्शन का फोर्स। आप एक बॉल को लुढ़का दीजिए, आपने फोर्स लगाया, बॉल लुढ़कने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है ना। किस कारण से रुकती है? फ्रिक्शन के कारण से, जो हम इसी चैप्टर पढ़ेंगे। एक फोर्स और भी है जो जमीन के टच में बॉल है ना तब लग रहा है उस पर, हवा का फ्रिक्शन है, सरफेस का फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि ऐसा नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे कभी फोर्स नहीं लगाते हैं, ऑलवेज लगाते हैं, पर वो एक दूसरे तक खिंचते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर और भी बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, और वो फोर्स ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड में, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो कम होता है। तो चलिए मैं अपनी 9th क्लास से वापस 8th क्लास में आता हूं। अब हम फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे, यानी फोर्स के बारे में कुछ और जानेंगे, बल के बारे में कुछ और जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? जैसे पहला पॉइंट, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर हम जैसे इस पिक्चर को देखकर 8 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, यहां लिखा हुआ है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर दो लड़के, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक बॉक्स पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो उनका फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। दोनों मान लो फोर्स लगा रहे हैं, कुछ पहला व्यक्ति लगा रहा है, कुछ दूसरा व्यक्ति लगा रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये हो सकता है कि बॉक्स मूव कर जाए, आगे बढ़ जाए धक्का मारने पर, पुश करने पर। ये पहला पॉइंट हुआ फोर्स के बारे में। दूसरा पॉइंट, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये लड़का इधर से फोर्स लगा रहा है और ये वाला लड़का इधर से फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स का जो होगा वो इनका माइनस करके आएगा। अगर मान लो ये जो बच्चा है ये लगा रहा है मान लो 50 न्यूटन का फोर्स, वैसे 50 न्यूटन काफी बड़ा फोर्स होता है, और ये लगा रहा है 40 न्यूटन का फोर्स, दूसरा बच्चा। फोर्स की यूनिट बच्चों न्यूटन है। फिजिक्स में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी यूनिट पता होना चाहिए कि आप फोर्स पढ़ रहे हो तो उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है, बड़े लेटर में एन से लिखते हैं। जैसे लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड।
ऐसे ही फोर्स की यूनिट है न्यूटन, यानी कितना फोर्स लगाया न्यूटन में मालूम चलेगा। दिव्य जी आप सो रहे हैं क्या? आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? आनंद में नहीं आ रहा? आनंद नहीं आ रहा? आ रहा है, इसीलिए नींद आ रही है। अच्छा अच्छा, बताओ अब मुझे बताओ, अब आप लोग बताना मुझे यह पिक्चर देखकर, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पर ये बच्चा जो इस तरफ है राइट में है वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा बच्चा 40 न्यूटन लगा रहा है, तो टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये 90 नहीं है भाइयों, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? ये क्या पढ़ाया क्या है फिर मैंने? हाँ 10 न्यूटन का। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा तो माइनस हो जाएगा। इस बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का इधर से, यानी ये बॉक्स इधर मूव करेगा अगर फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो। और अगर यही फोर्स ये दोनों मिलकर लगा रहे हैं तो 90 लगेगा। सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा तो ऐड हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हुआ तो माइनस हो जाएगा, नेट फोर्स निकालना है तो। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। वेक्टर मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें दोनों चीज हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड इसका क्या है? 50 न्यूटन। ये जो लड़का लगा रहा है फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 50 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है? मान लो इस साइड को आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए से बी की तरफ है, तो डायरेक्शन तो है ना। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। हिंदी में उसे कहते हैं सदिश राशि है, सदिश। सा मतलब हिंदी में आपको पता है ना, सा का मतलब क्या होता है? सहित, दिशा सहित, जिसमें दिशा भी हो उसे सदिश कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, सदिश राशि। अच्छा मुझे बताओ, मास, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है। आप दुकान से चीनी लाते हो तो किलोग्राम में लाते हो ना, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, उसका यूनिट किलोग्राम है। लेकिन मास स्केलर है या वेक्टर है बताओ? हाँ स्केलर है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। स्केलर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से दिखा रहे हैं, ये दोनों टीम जो है वो फोर्स लगा रही है। द रोप वे मे नॉट मूव इफ टू टीम्स पुल एट विद इक्वल फोर्स। अगर दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया तो रस्सी इधर से उधर नहीं होगी, है ना। ये रस्सी को बांध रख, उसमें रेड कलर का कपड़ा बांध रखा है और लाइन के ऊपर ही है वो। जब तक लाइन के इधर नहीं आएगा या लाइन के उधर नहीं जाएगा तब तक कोई टीम, इसका मतलब बराबर फोर्स लग रहा है, अगर लाइन के ऊपर ही है तो। ठीक है, और फिर रस्सी मूव नहीं करेगी। ये इस पिक्चर में समझाने का प्रयास है। तो जनरल वे में क्या कहेंगे कि देखो यहां पे, मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट पे कई एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि वो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। फिर मैंने कहा था आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अट्रैक्शन का फोर्स लगता है तो उन्हें खींच जाना चाहिए एक दूसरे की तरफ, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया था कि वो क्यों नहीं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते, क्योंकि जो लगने वाला फोर्स है वो छोटा है और उन पे और जो बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन। जिस जगह पे वो रखे हैं दोनों चीजें, मान लो मेरे हाथों पे थे ना वो पेन और वो ये जो चीज है रिमोट, तो इन दोनों ने, हमारे हाथों से भी तो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा इन पर। फ्रिक्शन का फोर्स है या अर्थ की ग्रेविटी है या एयर का फ्रिक्शन है, इनकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो यहां पे वही बात बता रहे हैं, इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। लेकिन जो उस पर असर होगा
वो नेट फोर्स का होगा। अब जैसे मान लो किसी बॉक्स को आप धक्का दे रहे हो, लेकिन आप इतना नहीं लगा पा रहे फोर्स कि वो बॉक्स मूव कर जाए। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स आ रहा है, एक फोर्स तो आपने लगाया और एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, जहां पे वो रखा हुआ है बॉक्स। तो फ्रिक्शन का फोर्स मान लो 50 न्यूटन का है, आप लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो वो ऑब्जेक्ट तो ना मूव करेगा, क्योंकि नेट फोर्स तब भी 40 बच रहा है न्यूटन का, ओ फ्रिक्शन का 40 न्यूटन बच रहा है, नहीं बच रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया और फ्रिक्शन का फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स आपके द्वारा ज्यादा लगाया गया। तो यहां पे वही बात समझाया गया है कि एक ऑब्जेक्ट में एक ही टाइम में कई तरह के फोर्स हो सकता लग रहे हो, दो प्रकार के फोर्स लग रहे हो, दो तीन फोर्स लग रहे हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे असर नेट फोर्स का होगा। नेट फोर्स फ्रिक्शन वाला ज्यादा है तो वो रुका रहेगा, नेट फोर्स अगर आप जो लगा रहे हो वो ज्यादा आ रहा है तो वो मूव कर जाएगा। ठीक है, ये इसमें समझाया हुआ है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव आप सब जानते हो, क्या क्या इफेक्ट है बल के। देखो पहला इफेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो रेस्ट में कोई चीज है उसको मूव करवा सकता है ना भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है। और अगर पहले से ही मोशन में है तो क्या कर सकता है फोर्स, उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, उसको तेज कर सकता है, उसको धीरे कर सकता है ना। तो यहां लिखा हुआ चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन मूव कर रहा है, फोर्स लगाए तो उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। भाई अगर हमें अपनी साइकिल का हैंडल मोड़ना होता है तो फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं, साइकिल को मोड़ने के लिए। तो यानी फोर्स क्या कर सकता है, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स, शेप में चेंज ला सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज ला सकता है। शेप, अगर आप फोर्स लगाओ तो बलून को दबाओ तो दब नहीं जाएगा वो, या किसी रबड़ को खींचो तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। शेप या साइज में चेंज ला सकता है बच्चों फोर्स। तो ये और एक से ज्यादा असर भी हो सकते हैं, कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। जो फोर्स है इनमें से एक साथ दो तीन असर भी ला सकता है। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, किसी बॉलर ने बॉल करी और बैट्समैन ने मारा, कॉस्को की बॉल होती है, तो फट जाती है, कई बार पिचक जाती है और आगे मूव भी करती है, दो दो असर हो रहे हैं। बॉल आगे भी जा रही है और साइज उसका शेप भी बदल रहा है, तो एक साथ दो तीन असर भी हो सकते हैं फोर्स के। उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी, उसकी स्पीड भी चेंज कर दी, उसका शेप भी बदल दिया। कॉस्को की बॉल पिचक जाती है ना, कई बार वो एकदम गो ऐसे ओवल शेप में हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लगने के कारण दो तीन असर एक साथ दिखाई दे। ठीक है, डायरेक्शन का चेंज होना है, स्पीड का चेंज होना, शेप का चेंज होना, तीनों एक साथ हो सकता है। तो ये लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, यानी कुछ इनमें से कुछ प्रभाव, ये ज्यादातर प्रभाव भी दिखा सकता है। तो ये बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अब हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स क्या है बच्चों, ये फोर्स तब असर में आता है जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं। डिफाइन देख लीजिए, इट कम्स इनटू इफेक्ट व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दो बॉडीज एक दूसरे कांटेक्ट में आती है तब ये कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है। एग्जांपल में देख लीजिए, मस्कुलर फोर्स, आप अपने हाथ से किसी चीज को खींच रहे हैं, किसी को पुश कर रहे हैं, किसी को पुल कर रहे हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, है तो मस्कुलर फोर्स, और मस्कुलर फोर्स एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स, कोई चीज जमीन पे रखी है, कोई बॉक्स रखा है, कोई टेबल रखा है, टेबल पे बुक रखी है, तो बुक पे एक फोर्स लग रहा होता है हमेशा, फ्रिक्शन वाला। तो ये कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। यानी कांटेक्ट फोर्स तब इफेक्ट में आता है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं। किसी गेट को खोलने के लिए आप उसे पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो कांटेक्ट में तो आ रहे हो आप, तो फोर्स लग रहा है। और इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से भी खींच सकती है,
तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स, हिंदी में असंपर्क बल, जो बिना संपर्क में आए भी लगता है। इससे पहले कांटेक्ट था वो तो संपर्क में आता है, यानी टच में आते हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तब वो लग रहा है। या फ्रिक्शनल फोर्स जो है जब जमीन के साथ टच में रहता है तब लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल था, फ्रिक्शनल फोर्स या मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स का मतलब पेशीय बल, और फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब घर्षण बल। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना भाई। तो आपका देखो, इट कम्स इनटू इफेक्ट विदाउट बीइंग, इट कैन कम इनटू इफेक्ट विदाउट बीइंग टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ये जरूर नहीं है कि दो बॉडी कांटेक्ट में आए तभी ये फोर्स काम करेगा, बिना कांटेक्ट में आए भी ये फोर्स काम करता है, इसीलिए हम इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मैग्नेटिक फोर्स, दो चुम्बक एक दूसरे को दूर से खींच लेते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी दूरी और चुम्बक की स्ट्रेंथ पर। मैग्नेट अगर पावरफुल है तो ज्यादा दूर से खींच लेगी, कम पावरफुल है तो पास में जाओगे तब खींचेगी वो एक दूसरे को। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, स्केल को बालों में रगड़कर चार्ज कर सकते हैं हम, फिर उसके बाद उससे स्ट्रॉ को उठा सकते हैं, तो ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की जो ग्रेविटी है, अब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, कौन उसे नीचे खींच रहा है? हाँ, अर्थ की ग्रेविटी। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है कि आप कोई भी चीज फेंकते हैं ऊपर, वो नीचे ही आगे गिरती है, तो एक फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ के द्वारा, जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मैं आपको बता रहा था, वो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी बताया ना 9th क्लास में आएगा, वो यहाँ पे देखो बताया हुआ है थोड़ा सा। ग्रेविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, केवल अर्थ ही नहीं है जो ग्रेविटी लगाती है, जो खींचती है। इन फैक्ट वास्तव में एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा हो या बड़ा हो, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो हर अदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं इसी की बात कर रहा था जो क्लास 9th में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये 8th में भी है, ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने, जो भी इसमें कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है टोटली क्लास 8th चैप्टर 11 एनसीईआरटी से मैंने पिक किया है कि क्या पढ़ाना है मुझे, एनसीईआरटी में बताया जाएगा, है ना, उसी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना है। पर यहां भी देखो बताया हुआ है कि भैया एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, केवल अर्थ ही नहीं लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट लगाता है। आप एक दूसरे को लगाते हो, आप एक दूसरे जो बगल में बैठे हैं ना एक दूसरे को लगा रहे हैं, लेकिन अब आप ये मेरे सवाल मत पूछना कि सर फिर हम एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते, हम अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? मैंने आपको बताया ना अभी स्टार्टिंग में, क्यों नहीं अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। हाँ, हम पर एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स नहीं लग रहा, और भी 2-3 फोर्स लग रहे हैं, तो वो जो बाकी फोर्स है वो ज्यादा है और अट्रैक्शन वाला फोर्स कम है, इसलिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। प्रैक्टिकल सिचुएशन में फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होता है ना, बिल्कुल सही है। अब फोर्स कंप्लीट हो गया टॉपिक बच्चों, अब प्रेशर पे आ गए। प्रेशर क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को पर यूनिट एरिया पे मेजर करते हैं तो उसे प्रेशर कहते हैं। यानी फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी हम मान लो कि ऐसे पुश कर रहे हैं तो जितना एरिया में लगा रहे हैं हम फोर्स, वो एरिया से डिवाइड करते हैं बस, फोर्स को ऊपर लिखते हैं और जितना एरिया लग रहा है बस उसको डिवाइड कर दो, उससे प्रेशर निकल जाता है। तो जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन था, वैसे ही प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। ऐसा यूनिट पास्कल है, वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, पर ऐसा यूनिट पास्कल है, पी ए से लिखते हैं उसको, बड़ा लेटर में पी और छोटे लेटर में ए। तो चलिए प्रेशर के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट एरिया का मतलब पर यूनिट एरिया, पर 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, वो प्रेशर बताएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रेशर को हिंदी में दाब कहते हैं। तो दाब कितना लग रहा है,
कैसे निकालेंगे? पहले हमें पता होने की फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स, फिर हमें ये पता होना चाहिए कितने एरिया पे लग रहा है वो फोर्स, तो डिवाइड कर दो एरिया से, यानी प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मान लो कि कोई जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, तो जो प्रेशर आया वो आया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 50 पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर की, वैसे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन रहा है, लेकिन एक ऐसा यूनिट होती है जो हर जगह इस्तेमाल होती है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कह रहे हैं, है ना, ये साइंटिस्ट के सम्मान में रख दिया। वैसे देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है यूनिट, न्यूटन हो गया फोर्स का और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया प्रेशर का यूनिट, और वैसे पास्कल है। तो लिखा भी है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट, ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से, प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर ये बता रहे हैं क्लास 8th के लेवल पर, इस एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। यानी हम यहां पर इस क्लास में जो भी फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, जो 90 डिग्री पे लगता है, जो सीधे सीधे लग रहा है, उसी फोर्स का डिस्कस कर रहे हैं। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब जैसे कि आप ना एक पिलर का फोर्स है जो जमीन पे लग रहा है, तो वो परपेंडिकुलर पिलर तो आप परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे खड़ा करते हैं, खंबे को 90 डिग्री पे खड़ा करते हैं, वो जो फोर्स है वो उसी को हम कहते हैं यहां पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है, ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारे सिलेबस में हम केवल परपेंडिकुलर फोर्स की बात करते हैं जब प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगला टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड यानी आप समझ लो पानी, गैसेस मतलब हवा, तो पानी या हवा भी प्रेशर लगाती है, पानी या हवा भी प्रेशर लगाती है, ठीक है ना मैडम। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। मतलब जैसे मान लो ये आपका एक कंटेनर है, मान लो एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर पानी का लेवल यहां तक है तो इस बेस पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कम लगेगा, और पानी का लेवल अगर यहां तक कर दे, यानी पानी इसमें अब और बढ़ा दे, तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बॉटम पर उसके बेस पे प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो यही बात यहां लिखा हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैस जो प्रेशर लगाते हैं किसी कंटेनर के बॉटम पर, किसी बर्तन के तल पर, वो डिपेंड किस पे करता है, हाइट ऑफ द कॉलम। ये कॉलम इसको कह रहे हैं, और इसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा उस लिक्विड के द्वारा जो लग रहा होगा। अगर ये देखो एरिया बढ़ा दोगे ना तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया। आप बताओ ना, देखो प्रेशर निकालते कैसे हो, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये चीज अगर बड़ी होगी तो फोर्स जो भी लग रहा होगा उसको आप, जैसे मान लो पहले फोर्स 50 का था, एरिया 2 मीटर स्क्वायर का था, तो डिवाइड करके कितना है, 25 आया। लेकिन अगर मैं एरिया बढ़ा के कर देता हूं 5 मीटर स्क्वायर, फोर्स वही है, तो 10 हो जाएगा ना वो। 50 को आप 5 से डिवाइड करो, 10 न्यूटन का, 10 पास्कल का उसमें प्रेशर लगेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, कि अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके उसमें आते हैं। आपका जो बैग होता है उसका जो स्ट्रैप होता है वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, प्रेशर को कम करने के लिए। आप उसमें किताबें भर लोगे भारी हो जाएगा, और मान लो उसकी पतली होगी स्ट्रैप, तो कंधों पे उसका जोर नहीं आएगा ज्यादा, आपको दर्द नहीं होगा कंधों पर। इसलिए आपके बैग का जो स्ट्रैप है वो चौड़ा बनाया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए। जो बुक जो आपके कंधों पे फोर्स लगाएंगे उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा, तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा।
इसीलिए चौड़े स्ट्रैप बनाए जाते हैं बैग के। लेकिन एक हल्के बैग आते हैं जैसे जिसमें सिर्फ वाटर बोतल वगैरह रखनी होती है, वो आपने देखा होगा वॉकिंग वगैरह के लिए, साइकिलिंग के टाइम पे पीछे टांग लेते हैं लोग, उसके पतली रस्सी से लगी होती है उसमें, क्योंकि उसमें लोड ही नहीं डालना। अगर ज्यादा लोड डालेंगे तो फिर आपको स्ट्रैप चौड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो कंधों में दर्द होगा। तो प्रेशर बढ़ जाता है अगर एरिया कम हो जाता है। अब मान लो आप सब्जी काटते हैं, तो जो उसका नाइफ है अगर वो ब्लंट है, उसमें धार नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से सब्जी कटेगी आपसे। लेकिन उसको जब शार्प बना देते हैं, यानी एरिया कम कर देते हैं, तो एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है, आराम से कटती हैं सब्जियां। एक और एग्जांपल, ये जैसे पेन है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? समझ में आता है ना आपको प्रैक्टिकल से? कह रहे हैं बच्चे जल्दी से आता है, ठीक है फिर इधर आ जाओ, हाथ करो। अब देखना बच्चों, अभी अभी ये नज़ारा देखना। मैं इधर से लगाऊं कि इधर से लगाऊं? इधर से। क्यों इधर से क्यों नहीं? क्यों इधर से क्यों नहीं लगेगा ना? देख लो, यही प्रैक्टिकल है। मैं इधर से लगा रहा हूं तो एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन मैं कहूँ इधर से तो मना कर रही है, क्योंकि एरिया कम हो गया ना भाई। एरिया कम होते ही प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर अंदर दर्द होगा, अंदर धंस भी सकता है ये, है ना? तो देखो कितना इजी सा एग्जाम्पल है कि अगर आपको इधर से अगर आपको कहा जाए कि मैं आपके हाथों पे ऐसे करना चाहता हूं, तो आपको थोड़ा सा दर्द लगेगा, यार सर पता नहीं ज्यादा तेज ना दबा दें। और इधर से कोई बात नहीं सर, कर लो, आप गुरुजी हैं, कोई बात नहीं। और जैसे ये कर रहा है, गुरुजी माफ करो, गलती माफ करो। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो ना, इसका एरिया कितना ज्यादा हो रहा है अगर इससे कंपेयर करें तो। ये एक डॉट के बराबर एरिया है, और इसमें ऐसे तो 100 डॉट से ज्यादा लग जाएंगे। तो खुद सोचो कि 100 डॉट या 50 डॉट अगर इसमें लग रहे हैं, तो फोर्स उतना ज्यादा, मतलब प्रेशर उतना ज्यादा कम हो रहा है इस तरफ से। तो जितना दर्द इससे होगा उससे 50 गुना कम दर्द इससे होगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया। तो ठीक है ना? या आप एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको, पुल वाला। पुलों के जो बेस होते हैं वो चौड़े होते हैं, वो जो पिलर खड़े होते हैं जमीन के अंदर और ज्यादा चौड़े होते हैं, ऊपर हल्के पतले होते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जो बनाते हैं वो काफी चौड़ा बनाते हैं, ताकि पुल का जो लोड आए ना वो बड़े एरिया में डिवाइड हो जाए। वो बड़े एरिया में डिवाइड हो जाएगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो पुल की लाइफ ज्यादा दिन चलेगी। ठीक है? तो ये आपका प्रेशर हो गया। नेक्स्ट, लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। लिक्विड और गैस हो गया। लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। देखो बच्चों, लिक्विड और गैसेस कोई भी हो, अगर एक ये बर्तन है, ठीक है, तो यहां पे जो हाइट है इसकी, ये वाली जो हाइट है, अगर हाइट सेम होगी तो बर्तन भी सेम है, तो सेम उनका प्रेशर लगेगा। हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये इसमें सिंपल सा लॉजिक दिया हुआ है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों? हमारे चारों ओर एयर का जो कवरिंग है, एयर का जो एनवेलप है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे चारों ओर जो वायु है ना, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखो एरा डेफिनेशन, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे चारों ओर हवा है, तो हवा का जो ये जो पूरा आवरण है हमारे, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर लगाता है आपको, हमारी बॉडी पर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है। फिर सवाल ये आता है, अगर मान लो हमारी बॉडी पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, इतना ऊंचाई से लगता है, कितना ऊंचा तक एटमॉस्फेयर है, तो फिर हम उसमें दब क्यों नहीं जाते? हम उस एयर के प्रेशर में दब क्यों नहीं जाते? है ना? ऐसा आप सोचते होंगे, नहीं सोचते? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो उसका आंसर ये है कि जितना प्रेशर हमारे ऊपर ऊपर से लगता है ना, हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ लगाती है। तो वो जो प्रेशर है ना, इक्वल हो जाता है। तो एक ऊपर से लग रहा है, मतलब बाहर से लग रहा है, इधर से हर तरफ से, उतना ही हमारी बॉडी बाहर की तरफ लगा रही है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ब्लड का प्रेशर है, बॉडी का अपना मैकेनिज्म बना हुआ है यार। ब्लड प्रेशर से नहीं चलता हमारे बॉडी में, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता। आप देखो, इसका एग्जांपल एक और बताता हूं क्लियर करने के लिए। हम पहाड़ों पे जाते हैं, वहां एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, नाक से खून आ सकता है,
बहुत सारे लोगों की तो अगर माउंटेनिंग करते हैं तो डेथ हो जाती है रास्ते में ही। एडवेंचर करते हैं लेकिन कई बार एडवेंचर में उनको अपनी लाइफ का रिस्क हो जाता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो रहा है, हमारे बॉडी का ज्यादा हो रहा है, तो हमारी नसें फट सकती हैं। जिन नसों में खून बह रहा है वो फट सकती हैं। नॉर्मल हम अभी जहां पर है, अभी क्लास में है, यहाँ प्रेशर जो जो लग रहा है वो मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से हम दब नहीं रहे हैं, ना हमारी नसें फट रही हैं, है ना। लेकिन हम जब माउंटेन्स पर माउंटेनिंग करने जाते हैं वहां पे ये रिस्क होता है कि नाक से खून बहने लगता है, नसें अंदर से फट सकती हैं, अंदर ही अंदर नसें फट के इंटरनल ब्लीडिंग होती है और डेथ हो सकती है। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल, आप भूलोगे कैसे। अब तो समझ में आ गया ना कि प्रेशर तो दोनों तरफ से लगता है, इसलिए हम नहीं दबते। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एयर हमारे ऊपर ये प्रेशर लगाता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वायु के द्वारा जो हम पर दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। देखो, अरे ये तो चैप्टर का एंड ही कर दिया, लास्ट फिगर है बच्चों चैप्टर का। यहां पर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ओटो वन ग्यूरिक। ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, 17वीं सेंचुरी में। उन्होंने एक ऐसा पंप बनाया जिससे एयर अंदर से निकाल सके, यानी वैक्यूम पंप कह सकते हैं आप। फिर उन्होंने पता क्या किया, देखो यहां बताया हुआ है। उन्होंने वो लिए हेमिस्फीयर शेप के दो मेटल के हेमिस्फीयर लिए जिनका डायमीटर 51 सेंटीमीटर था। डायमीटर 51 सेंटीमीटर था, मतलब आधा मीटर के लगभग, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। और उसमें से एयर निकाल दी, एयर उसके अंदर की एयर निकाल दी, दोनों कटोरों को चिपका के उसके अंदर की एयर निकाल दी। और उसमें ऐसे रस्सियां बांध दी हैं, 8 घोड़े इधर लगा दिए लेफ्ट में, 8 घोड़े इधर लगा दिए राइट में, और घोड़ों इधर उधर दौड़ने लगे, और फिर भी इन दोनों गोलों को अलग नहीं कर पाए। चिपकाया नहीं है, वेल्डिंग नहीं की है, केवल उसके अंदर का एयर निकाल दिया वैक्यूम पंप से। अब इन दोनों गोलों पे जो प्रेशर लग रहा है ये केवल एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है बाहर से। अंदाजा लगाओ कितना बड़ा प्रेशर होता है, मतलब 8 घोड़े इधर 8 घोड़े इधर, और वो कटोरे को अलग नहीं कर पा रहे, 2 हेमिस्फीयर को अलग नहीं कर पा रहे। बस हुआ क्या है, अंदर की एयर निकाल दी है, वैक्यूम पंप से निकल जाता है, उसका टेंशन मत लो। अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब ये मत सोचो कि कैसे निकाली है, बस ये समझो कि वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके निकाला है। कॉन्सेप्ट यहां पर ये है। वैसे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ठीक आ रहा है कि कैसे निकाले होगी, वो वैक्यूम पंप का काम है, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन जब निकाल दी उसके बाद सोचो कि दोनों हेमिस्फीयर से जो चिपका रखा है उसके अंदर की एयर निकाल दी, अब अंदर एयर नहीं है और बाहर एटमॉस्फेयर तो है, तो एटमॉस्फेयर इतना तगड़ा प्रेशर लगा रहा है कि दोनों तरफ से 8-8 घोड़े भी उसको अलग नहीं कर पा रहे। अब अंदाजा लगाइए कितना तगड़ा होता है, कितना ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। और ये सच है, सरप्राइज मत होइए, यही प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर भी काम करता है। हमारी बॉडी में भी एयर है, हमारी बॉडी में भी वाटर है, सब कुछ है जो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है और एटमॉस्फेयर अंदर की तरफ लगा रहा है, और दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, हैव ए नाइस डे।